Hello everyone. In this video we will discuss about the vibration which is generally caused because of unbalanced. Unbalanced होने की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन क्या होता है और वाइब्रेशन होने की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है और हम लोग वाइब्रेशन को किस तरह से कम कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाइब्रेशन किसको कहते हैं? तो वाइब्रेशन जो होता है ये वाइब्रेट करना, इसका मतलब है कि टू एंड फ्रो मोशन का होना ही वाइब्रेशन कहलाता है। जैसे मशीन का कोई भी कंपोनेंट हो, जब मशीन रनिंग कंडीशन में होगा तो वो उसका कोई भी इक्विपमेंट जब बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन देगा तो उसको हम लोग वाइब्रेट करना कहते हैं, वाइब्रेशन होना कहेंगे। जैसे आप पेंडुलम देखे होंगे, पेंडुलम जो होता है वो स्विंग करता है अपने मिड पोजीशन के अलोंग, तो उसको हम लोग वाइब्रेट करना कह सकते हैं, उसको हम लोग वाइब्रेट करना कह सकते हैं। तो सबसे पहले वाइब्रेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेट इफ़ इट हैज़ अ टू एंड फ्रो मोशन, कि अगर इसके पास इट हैज़ टू एंड फ्रो मोशन। एग्जाम्पल, पेंडुलम स्विंग्स थ्रू द मिड पोजीशन, कि जो पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है थ्रू द मिड पोजीशन में, ठीक है, तो उसको हम लोग वाइब्रेशन कहेंगे। उसके बाद है नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन, कि ये सब क्या है? नेचुरल एंड फ्री वाइब्रेशन, दीज आर सम टर्मोलॉजी जो वाइब्रेशन में यूज़ होगा, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अब। जैसे कि फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, यहाँ पे आपका देखिएगा नीचे ये हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। पीरियड क्या होता है, साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है एंड रिजोनेंस क्या होता है, दिस ऑल आर द टर्मिनोलॉजी, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ गया फ्री एंड नेचुरल वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है? द इलास्टिक वाइब्रेशन इन विच इलास्टिक वाइब्रेशन, व्हाट इज इलास्टिक वाइब्रेशन? इलास्टिक वाइब्रेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए पेंडुलम है हमारे पास, तो पेंडुलम जितना हाइट तक गेन, हाइट जितना गेन कर रहा है उतना ही वो फिर वापस से उतना हाइट गेन कर पाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक। मतलब जितना डिफॉर्म हो रहा है उतना वापस से गेन कर पाए, मतलब अपना, जैसे कि मैं रबड़ को क्या करूँ, खींचूँ, ठीक है, और रबड़ वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, दिस इज इलास्टिक, इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ इलास्टिक वाइब्रेशन का वही मतलब है कि वहाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इलास्टिक वाइब्रेशन इन विच देयर आर नो फ्रिक्शन, एक ऐसा इलास्टिक वाइब्रेशन जहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन ना हो, मतलब जो एनर्जी आपने दिया है वही एनर्जी सिर्फ उसमें एक्ट करेगा, कोई फ्रिक्शन ना हो, एंड एक्सटर्नल फोर्स आफ्टर द इनिशियल रिलीज, कि जैसे आपने एक इनिशियल कोई फोर्स लगा दिया या इनिशियल कुछ भी उसमें आपने लगा दिया, डिफॉर्मेशन करा दिया है, तो उसके बाद उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए और ना तो उसमें फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर नो फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स आफ्टर द इनिशियल रिलीज ऑफ द बॉडी आर नोन एज फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। तो इस प्रकार के वाइब्रेशन को हम लोग फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन कहेंगे। इसका मतलब यह है कि इलास्टिक वाइब्रेशन एक ऐसा इलास्टिक वाइब्रेशन जिसमें बॉडी अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, इलास्टिक वाइब्रेशन इन विच देयर आर नो फ्रिक्शन, जिसमें एनर्जी लॉस होने का कोई भी संभावना नहीं है, न तो एनर्जी गेन होने का कोई भी संभावना है। जो एनर्जी आपने इनिशियली दे दिया है बस वही एनर्जी से वो ऑसिलेट करता रह जाएगा, वाइब्रेट करता रह जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन देता रह जाएगा, तो उसको हम लोग फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन कहेंगे। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है? व्हेन द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज जनरली डिसिपेटेड बाय द फ्रिक्शन एंड अदर रेजिस्टेंस, ठीक है, कि जब एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज ग्रेजुअली डिसिपेटेड बाय द फ्रिक्शन एंड अदर रेजिस्टेंस, कि फ्रिक्शन और अदर रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें क्या हो कि एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज डिसिपेट हो जाए, ख़त्म हो जाए फ्रिक्शन के कारण या अदर कोई रेजिस्टेंस के कारण, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डैम्प्ड वाइब्रेशन, कि वो धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है? एनर्जी को डैम्प कर रहा है। द वाइब्रेशन आर सेड टू बी डैम्प्ड, तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग डैम्प्ड कहेंगे। द वाइब्रेशन जनरली सीज एंड द सिस्टम रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसमें होता क्या है कि जो वाइब्रेशन है वो होता क्या है? सीज हो जाता है, रुक जाता है, और जो मेरा सिस्टम है वो रेस्ट करता है, मतलब रुक जाता है, कहाँ पे?
इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलेंगे। और उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट थर्ड देखेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग एक नेचुरल वाइब्रेशन या फिर फ्री वाइब्रेशन में एक टर्म और आता है जिसको हम लोग नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखा नहीं है, बट नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज़ अ फ्रिक्वेंसी। जब हम लोग फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पहले फ्रिक्वेंसी, पहले सारा टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेचुरल फ्रिक्वेंसी का बात करेंगे। पहले फ्रिक्वेंसी जान लेते हैं, फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी में आते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं, दिस इज़ अवर फोर्स्ड वाइब्रेशन, दिस इज़ अवर थर्ड टर्मिनोलॉजी। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होता है कि व्हेन द रिपीटेड फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट ऑन द सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा कि इससे पहले जो फ्री वाइब्रेशन हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या बोले थे कि फोर्स एक बार एक्ट करना है, उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करना है, ना तो उसमें कोई फ्रिक्शन लगने वाला है। बट ये फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, इसमें रिपीटेडली फोर्स लगेगा, कंटिन्यूअसली एक्ट ऑन द सिस्टम, ठीक है। द वाइब्रेशन आर सेड टू बी अ फोर्स्ड वाइब्रेशन, तब जाके उस वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन का वो किस पर डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करेगा। और ये इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। किससे होगा इंडिपेंडेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ ही चुका है, तो मैं आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक जैसे कि जब हम लोग नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन जब कर रहे थे, जिसमें हम लोग को ना तो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था, ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा था, उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। कि जब हम लोग का फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन होगा उस टाइम जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, दिस फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उस टाइम का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ओके। और उस फ्रीक्वेंसी को निकालने का, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का ओमेगा एन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस बाई एम, वेयर एस इज़ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग और एम इज़ द मास ऑफ द स्प्रिंग। S is the stiffness of the spring and M is the mass of the spring and T टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा एन, 2 पाई बाई ओमेगा एन। 2 पाई यहाँ ऊपर में रह गया, ओमेगा एन को यहाँ जो ओमेगा एन है ये चूंकि नीचे है ओमेगा एन, तो इसको हम लोग रिसिप्रोकल करना होगा, पलटना होगा, तो रूट अंडर एम बाई एस हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई रूट अंडर एम बाई एस, मास यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा एन। दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी का बात मैं कर रहा हूँ। और जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन आपको निकालना होगा तो रूट अंडर एस बाई एम, वेयर एस इज द स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग एंड एम इज द मास ऑफ द स्प्रिंग, ओके। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन अगर चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी जो हर्ज में, यहाँ पे आपको ओमेगा एन मिलेगा, है ना, और यहाँ पे आपको हर्ज में मिलेगा। एफ एन जो है फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ज। एंड दिस इज नथिंग बट रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो भी आया है इसको बस पलटना है, तो 1/2 पाई, और फिर से इसको पलटेंगे तो एस ऊपर चला जाएगा, तो रूट अंडर एस बाई एम। तो फ्रीक्वेंसी जो हो गया 1/2 पाई रूट अंडर एस बाई एम, है ना। ये हो गया आपका, ये आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी रूट अंडर एस बाई एम, टाइम पीरियड पता चल गया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन भी पता चल गया, रिसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, ओके। तो यहाँ पे जब बोला कि फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, किससे, स्वतंत्र होता है, किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। क्यों, क्योंकि फोर्स्ड वाइब्रेशन में कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है ताकि बॉडी जो है वो कंटिन्यू एक्ट होता है और उसको वाइब्रेट कराता है, ठीक है। पीरियड क्या होता है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ मोशन टू रिपीट इटसेल्फ। ये एक ऐसा टाइम है जो लगता है एक मोशन को वापस से रिपीट होने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ डायग्राम से, कि यहाँ पे मान लीजिए एक पेंडुलम है, इसमें जब मैंने फोर्स लगाया तो इसने इस हाइट तक चढ़ा, फिर वो यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आकर के फिर यहाँ जब पहुँच गया तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, पहले यहाँ गया, फिर रिटर्न आ गया, फिर यहाँ गया, फिर रिटर्न आ गया, तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर दिया।
इसके इतना में जो टाइम टेकन लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो वापस रिपीट करेगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड। इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए मोशन टू रिपीट इटसेल्फ। ये एक ऐसा टाइम टेकन है जिसमें वो अपने आप को रिपीट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। और इसको हम लोग मेज़र किस में करते हैं, तो सेकंड में मेज़र करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड, ओके। अब हम लोग देखते हैं साइकिल क्या होता है। इट इज़ द मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द वन टाइम पीरियड। साइकिल क्या होता है, एक टाइम पीरियड में जितना मोशन कंप्लीट होगा, ठीक है, एक टाइम पीरियड में जितना मोशन कंप्लीट होगा उसको साइकिल कहेंगे। तो एक टाइम पीरियड में कितना मोशन कंप्लीट होगा, एक साइकिल, तो यहाँ साइकिल वही है, ठीक है ना। अभी तो हम लोग देखे थे एक साइकिल में वही साइकिल है कि इट इज़ द मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। इट इज़ द मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड, ओके। नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग का भारत में चलता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी हम लोग का एक फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी आपको डिपेंड करेगा। तो उसी तरह कितना नंबर ऑफ साइकिल वो कंप्लीट कर पा रहा है एक सेकेंड में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, एंड इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। और ये किसके बराबर है, 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर है, ठीक है। 1 हर्ट्ज जो है वो 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर है, ठीक है। 1 हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया। रिजोनेंस क्या होता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज़ द सेम, कि जब हम लोग का फ्रीक्वेंसी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज़ द सेम, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होगा एक्सटर्नल फोर्स का वो सेम हो जाए एज डेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस का मतलब होता है मिलना, दो लोगों का मिलना। जैसे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण जब उसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा, अगर वही फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, जो प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी होगा, जिसमें हम लोग ना तो फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर करेंगे, उस टाइम को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा और जो एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाइड हो रहा था उस टाइम का जो फ्रीक्वेंसी होगा, अगर दोनों सेम हो जाए सिस्टम का, तो इसको हम लोग रिजोनेंस कहेंगे। समझे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज द सेम एज दैट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, अ स्टेट ऑफ रिजोनेंस इज सेड टू हैव बीन रीच्ड। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि रिजोनेंस आ चुका है। रिजोनेंस रिजल्ट इन लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एंड दिस मे बी डेंजरस। जो रिजोनेंस है वो क्या है, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उस टाइम, एंड दिस मे बी डेंजरस। और जब रिजोनेंस आ जाएगा तो वो काफ़ी खतरनाक है। जब हम लोग का, जैसे कि आपको पता होगा कि जब एक पुल में बड़ा से बड़ा ट्रक पार हो जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वही 10 सैनिक अगर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में जा कर के वहाँ पे परेड सिर्फ कर देते हैं तो ब्रिज हिलने लग जाता है। ऐसा इसलिए रीज़न है क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसका, ब्रिज का। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हर एक बॉडी का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई भी बॉडी पूरी तरह से स्टेटिक नहीं है क्योंकि वो अर्थ मूव कर रहा है। हर एक बॉडी में एक एनर्जी है, उसकी वजह से उसका जो मॉलिक्यूल है सब कुछ चेंज होता रहता है, सब में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता रहता है। बहुत स्लाइट वाइब्रेशन होगा, इतना कि आपको पता भी ना चले, लेकिन वो वाइब्रेशन होता है। तो उसका एक अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर उसमें जब वहाँ पे एक्सटर्नल जब 10 सैनिक चले गए और वो लोग जब वहाँ परेड मार्च किए तो उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी हुआ वो फ्रीक्वेंसी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी होगा। अगर वो दोनों सेम हो जाए तो वो रिजोनेंस कंडीशन अटेन कर लेगा और उस टाइम वो ब्रिज के लिए क्या होगा, डेंजरस हो जाएगा, वो ब्रिज गिर भी सकता है। तो ये आपका रिजोनेंस कहलाएगा।
ओके। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कितने टाइप हैं। सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन एंड टॉर्सनल वाइब्रेशन। मैं सबके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ कि नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या होता है। कि जैसे इसका डायग्राम आप यहाँ देखिए, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, जिसमें जो शाफ्ट है हमारा, उसमें इसका हाइट देखिए लॉन्ग हो गया है, लंबा हो गया है, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एलोंग द एक्सिस, एक्सिस के एलोंग अगर इसमें एक्सटेंशन या एक्सटेंशन हो जाए तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, मतलब टू एंड फ्रो जो भी हो रहा है वो एलोंग द एक्सिस हो रहा होगा, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कहेंगे। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इसका जो शाफ्ट का जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अगर टू एंड फ्रो मोशन होगा तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कहेंगे। और जो टॉर्सनल वाइब्रेशन है, टॉर्सनल वाइब्रेशन में देखिए यहाँ पे ट्विस्ट किया हुआ है। ट्विस्ट मतलब जैसे आप अपना ही हाथ एक राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़िए और उसको घुमा दीजिए, मचोड़ दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, ट्विस्ट होना कहेंगे, ट्विस्ट होना। तो इसको हम लोग जब ट्विस्ट होगा, है ना, टू एंड फ्रो मोशन में ट्विस्ट होगा, वन टाइम ट्विस्टेड अनट्विस्टेड, ट्विस्टेड अनट्विस्टेड, देन इट इज कॉल्ड टॉर्सनल वाइब्रेशन। ओके, इस तरीके का केस आएगा तो उसको हम लोग टॉर्सनल वाइब्रेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से 3 टाइप का वाइब्रेशन होता है हम लोगों के पास। अब काउज ऑफ मशीन वाइब्रेशन, कि मशीन वाइब्रेशन होने का क्या क्या कारण है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वाइब्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेशन इज सिंपली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, और मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट या बैक एंड फोर्थ भी कहा जाता है उसको, और ऑसिलेशन ऑफ ए मशीन एंड कंपोनेंट्स इन ए मोटराइज्ड इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब कि जब जब बैक एंड फोर्थ मोशन होगा, ठीक है ना, और वो ऑसिलेट करेगा तो उसको हम लोग मशीन या कोई भी मशीन का कंपोनेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे मशीन वाइब्रेशन। इसका कारण क्या होता है, तो सबसे पहले इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब बैलेंस ना होना, मतलब अ रोटेटिंग कंपोनेंट विल काउज ए वाइब्रेशन व्हेन द अनबैलेंस्ड वेट रोटेट अराउंड द मशीन एक्सिस। ये जो मशीन का जो एक्सिस है उसमें कोई अनबैलेंस्ड वेट है, एक ऐसा वेट जिसके कारण सीजी जो है वो चेंज हो जा रहा होगा, तो उसको हम लोग इम्बैलेंस कहेंगे। और जब इम्बैलेंस होगा तो उसकी वजह से वाइब्रेशन हो सकता है, क्रिएटिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इम्बैलेंस कुड बी काउज बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और मेंटेनेंस इशू। जो इम्बैलेंस है वो किसके कारण होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण होगा, कि आपने उसका जब मैन्युफैक्चर्ड किया होगा, जब कास्टिंग वगैरह या फिर असेंबल्ड किया होगा, उस टाइम उसमें इम्बैलेंस आ गया होगा। ठीक है, या फिर आपने मेंटेनेंस का कमी, मतलब वियर टियर ज़्यादा हो गया होगा, कहीं टूट करके गिर गया हो, आपने उसको बैलेंस ना किया हो, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये इम्बैलेंस हो गया 2 कारणों से। पहला मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और मेंटेनेंस इशू, जिसमें क्या होता है कि सीजी जो है वो चेंज हो जाता है, तो इम्बैलेंस हो गया, और इसकी वजह से नॉइज़ क्रिएट होगा। इसकी वजह से नॉइज़ क्रिएट होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने की वजह से नॉइज़ क्रिएट होगा। नेक्स्ट कारण जो है वो है मिस अलाइनमेंट और साफ्ट रन आउट, कि अगर मेरा साफ्ट रन आउट हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है, तो उसमें भी वाइब्रेशन होगा। या फिर मिस अलाइनमेंट होने की वजह से, और मिस अलाइनमेंट का मतलब है कि अलाइनमेंट का चेंज होना, अलाइनमेंट का चेंज होना को हम लोग मिस अलाइनमेंट कहेंगे, मतलब उसको जहाँ होना चाहिए वहाँ ना हो करके कहीं और है, तो उसको हम लोग मिस अलाइनमेंट कहेंगे। वाइब्रेशन कैन रिजल्ट व्हेन द मशीन शाफ्ट आर आउट ऑफ द लाइन, जब लाइन का, मशीन का जो शाफ्ट है वो आउट ऑफ द लाइन हो जाए तो मिस अलाइनमेंट कहलाएगा। वियर क्या कहलाता है, एज कंपोनेंट्स सच एज बॉल एंड रोलर बेयरिंग, ड्राइव बेल्ट और गियर बिकेम worn दे माइट काउज अ वाइब्रेशन। अब वियर के कारण, वियर एंड टीयर पता है ना, घिस जाना, जब मशीन का कोई कंपोनेंट जो है वो काफ़ी वियर एंड टीयर हो जाए, सच एज बॉल और रोलर बेयरिंग, जो बॉल और रोलर बेयरिंग है वो जब काफ़ी घिस जाएगा, ठीक है ना, तो ड्राइविंग बेल्ट और गियर बिकेम वॉर्न, और ड्राइविंग बेल्ट या गियर जो है वो घिस जाए तो दे माइट काउज ए वाइब्रेशन, तो इसकी वजह से भी वाइब्रेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा लूजनेस, कि जो भी कंपोनेंट हम लोगों ने मशीन में यूज़ किया है वो धीरे धीरे क्या होता है, हल्का वाइब्रेशन, स्लाइड वाइब्रेशन, या फिर काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल होने के बाद जो नट वगैरह है वो ढीला हो जाता है। तो ढीला होने की वजह से क्या होगा
कि उसमें फिर से वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा तो वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो जो भी नट वगैरह है उसको मेंटेनेंस करके, जो भी आपका यूज होने के बाद उसको हम लोगों को क्या करना होता है कि लगाना होता है। अगर आप मेंटेनेंस सही टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन तो होगा। सारा कंपोनेंट को टाइटली सेट किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन का क्या क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो क्या क्या इफ़ेक्ट है? फर्स्ट वन, वाइब्रेशन कैन एक्सेलरेट मशीन वियर, कि वाइब्रेशन अगर होगा तो वो क्या करेगा, मशीन वियर, मशीन जो है वो ज़्यादा घिसेगा और उसका घिसने का जो रेट है, क्षमता है, उसको बढ़ा देगा। इट ऑल्सो कैन एक्सेलरेट पावर कंजप्शन, ये पावर कंजप्शन को भी बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है। इट कैन काउज ए इक्विपमेंट टू बी इट कैन काउज ए इक्विपमेंट टू बी टेकन आउट ऑफ द सर्विस, ये जो है ये क्या करेगा कि अगर हम लोग का वाइब्रेशन होते रह गया तो ये इक्विपमेंट को काम करने योग्य नहीं छोड़ेगा, वो ख़राब हो जाएगा। इक्विपमेंट्स करने का मतलब है कि उससे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि अदर इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन इंक्लूड अ सेफ्टी इशू एंड डिमिनिश्ड वर्किंग कंडीशन। इसका मतलब है कि वाइब्रेशन होने की वजह से ये सेफ्टी इशू में भी आता है कि अगर वाइब्रेशन हुआ तो कभी भी मशीन ब्रेक डाउन कर सकता है, उससे कोई भी मशीन कंपोनेंट टूट सकता है, तो इस प्रकार का इशू भी आता है। तो दिस ऑल आर द सेफ्टी इश्यूज, है ना, एंड डिमिनिश्ड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी इश्यूज एंड डिमिनिश्ड वर्किंग कंडीशन, इन सब की वजह से हम लोग का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है सम टिप्स टू प्रिवेंट दिस वाइब्रेशन, इन वाइब्रेशनों से बचने का भी कुछ उपाय है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला, गारंटी प्रॉपर गियर ऑपरेशन, कि जितना भी गियर है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि गियर अगर प्रॉपर अलाइनमेंट में ना रहे और अगर एक तीत दूसरे तीत से रब करे बार बार तो उस टाइम क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा। मैक्सिमाइज इंगेजमेंट रिजिडिटी, जो भी इंगेजमेंट हो रहा है, दो गियर एक दूसरे से इंगेज्ड हो रहा है तो वो रिजिड है या नहीं, ये तो नहीं कि नट वर्क ढीला हो, लूज हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मैक्सिमाइज कर दीजिए कि रिजिडिटी वो टाइट रहे। रिड्यूस द ट्रांसमिशन एरर, अगर हम लोग के पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें उसका ट्रांसमिशन एरर को कम करना है। जैसे कि एक शाफ्ट दूसरा शाफ्ट को पावर दे रहा है बट दूसरा शाफ्ट में क्या हो रहा है कि वो स्लिप कर जा रहा है, तो इस तरह ट्रांसमिशन एरर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यूज़ हेलिकल गियर, हेलिकल गियर का इस्तेमाल करना है। काहे भाई हेलिकल गियर क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेलिकल गियर का अगर आपको याद होगा, मैं हेलिकल गियर आपको सब समझाया था, उसमें क्या होता है, तिथ जो है वो इंक्लाइंड होता है या कर्व फॉर्म में होता है। तो उस टाइम में क्या होता है, इंक्लाइंड होने की वजह से जब दो गियर आपस में मेट करेगा तो वो क्या होगा, ग्रेजुअली मेटिंग होगा दोनों गियर के बीच में, दोनों गियर क्या होगा, ग्रेजुअली मेटिंग होगा दोनों गियर के बीच में, और इसीलिए उसमें नॉइज़ कम होता है, ठीक है, उसमें नॉइज़ कम होता है। और ग्रेटर कॉन्टैक्ट मतलब लंबा, जैसे कि अगर आप स्पर गियर यूज़ कीजिएगा तो उसमें जो टीथ का साइज़ है वो छोटा होगा, बट इन केस ऑफ स्पाइरल गियर या हेलिकल गियर इसमें जो टीथ का सरफेस है वो ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ मटेरियल विथ इंटरेस्ट इंटरनल डैम्पिंग, एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिसके साथ इंटरनल डैम्पिंग हो। वाइब्रेशन को कम करने का एक और यही तरीका है कि इंटरनल डैम्पिंग लगाना है। ऐसा लगाना है कि मशीन का कंपोनेंट अगर वाइब्रेट करता भी है, मशीन का कंपोनेंट अगर वाइब्रेट करता भी है तो उसको क्या हो, डैम्प हो, मतलब धीरे धीरे वो रुक जाना चाहिए। उसका जो एनर्जी है जो उसको वाइब्रेट होने के लिए कह रहा है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम लोगों को कुछ चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को इस प्रकार का मटेरियल यूज़ करना होगा जिससे कि इंटरनल डैम्पिंग हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल ऑफ द मशीन शुड बी परफेक्ट, फाउंडेशन ऑफ ए मशीन शुड बी परफेक्ट, कि जब हम लोग कोई भी मशीन को सेट करते हैं तो सेट करने टाइम आप देखे होंगे कि उसको ढलाई करके अच्छे से उसमें उसमें नट बोल्ट कस करके हम लोग कोई भी हावी मशीन या कंप्रेसर वगैरह सेट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों का जो वाइब्रेशन होगा वो सब क्या हो, ना हो, ठीक है।
होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जायरोस्कोप देखेंगे। जायरोस्कोप का कपल क्या होता है, जायरोस्कोपिक मोशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर द लिसनिंग और सबको हैप्पी रक्षाबंधन।